नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जी, बहुत नमस्कार। स्वागत, बहुत नमस्कार। अभिनंदन आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताइए कि अखिलेश यादव के लिए अभी तो वो कह सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कौन सड़कों पर उतरे। इसके बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर जाड़े आ जाएंगे, तो जाड़े में और बरसात में कौन जमीन पर उतरे। तो कौन सा मौसम आएगा जब अखिलेश यादव और विपक्ष मुद्दों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष करेगा और लोगों का विश्वास जीतेगा, या मुद्दे ही नहीं है इनके पास। अरे आप तो कुछ जानते ही नहीं है चौधरी साहब, पता नहीं कैसे आप पत्रकार बन गए। आपको ये नहीं मालूम है चार्टर्ड फ्लाइट साल में 12 महीने मिल जाती है जहाज। अखिलेश जी केवल जो है, जो अपनी राजनीति करते हैं, वो बढ़िया जो है 50 सीटर 100 सीटर जो शानदार जो प्राइवेट जेट होते हैं, वो उसमें चलते हैं। और अगर उनको लखनऊ से कानपुर भी जाना होता है तो वो प्राइवेट जेट में जाते हैं। तो वो साल में 12 महीने मिलते हैं। और अगर जहाज मिलते रहेंगे किराए पे, क्या है, 3 लाख 4 लाख रुपए घंटा ही तो लेता है। तो उनकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। उन्हें करना क्या है। लेकिन जो बात कोई खुल के नहीं कह रहा है कि बिहार बंगाल विधानसभा चुनाव में 284 या 288 सीटें जो हैं बंगाल में, और जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे जो 208 सीटें जीती हैं, और कोई रिकॉर्ड पे नहीं बोलता, लेकिन सारे नेता कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, लखनऊ दिल्ली में इस बात को अब स्वीकार करते हैं कि बीजेपी की इलेक्शन लड़ने का जो पद्धति है, जो उसका मॉडल है, और जिस तरीके से संघ परिवार के जो दर्जनों संगठन के लोग सालों वहां जनता के बीच में काम करते हैं, सामान्य नागरिक बन के उनके बीच में रहते हैं, रोज मिलते हैं। महीने में कम से कम, अगर रोज नहीं मिलते हैं तो महीने में 8-10 बार तो मिलते ही हैं। और उनसे समान चर्चा करते हैं कि भाई देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। वो कभी ये नहीं कहते कि आप बीजेपी को वोट दो, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है और दूसरी पार्टी बड़ी खराब है। दे ओनली प्लेस की इस समाज के सामने जो जिससे उनका सीधा सरोकार है, जिससे उनका, उनके परिवार का, उनके आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है, वो उसकी बात करते हैं। इसका परिणाम आपने देखा। और जो सबसे जो जो बात चिंताजनक सामने आई है, ये आपके सेकुलर जिहादी नेताओं के लिए, जो फाल्टा असेंबली सीट पे जो उपचुनाव हुआ था 21 मई को, जिसका परिणाम कल आया है, जितने वोट हिंदुओं के पड़े हैं फाल्टा असेंबली सीट में, जो जो बीजेपी को जो कुल वोट मिला है और जितने हिंदुओं ने वोट दिया है, वो संख्या में एक वोट का अंतर नहीं है। यानी वहां पे हिंदुओं ने सारे अपने जाति भेद भुला करके बिल्कुल जैसे अर्जुन की निगाह का सारा ध्यान मछली की आंख पर था, बिल्कुल उसी महाभारत काल के उस दृष्टांत का पालन करते हुए 100% हिंदुओं ने वहां पे वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जबकि वहां पे हिंदुओं की आबादी 70% से ज्यादा है, और वो पिछले 5-7 विधानसभा चुनाव से या तो वहां पे सीपीएम जीत रही थी या वहां पे तृणमूल कांग्रेस जीत रही थी। पार्टियां नाम भले अलग अलग हो, दोनों इस्लामिक पार्टियां ही हैं, और दोनों ही हिंदुओं हितों की घनघोर शत्रु हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है पश्चिम बंगाल ऐसे स्टेट में, जहां कभी बीजेपी का अस्तित्व नहीं था। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मात्र 3 सीटें मिली थी। 2021 में वो बढ़ के 77 हो गई, और 2026 में वो बढ़ के 208 हो गई। अभी एक और बढ़ेगी। तो ये इलेक्शन होगा वहां बाद में। तो ये जो परिवर्तन भारत की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है कि हिंदू अपने जाति, जो अब तक जिहादी और कांग्रेस और सेकुलर नाम की पार्टियों की जो पॉलिटिकल मॉडल रहा है, और मैं तो कहता हूं ये पॉलिटिकल मॉडल की स्थापना महात्मा गांधी ने 1920 में जो तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए आंदोलन किया था, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, और जिसका नाम बाद में कांग्रेस ने इतिहास में
बदल के कर दिया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हमने अंग्रेजों से असहयोग किया। वो मॉडल अब पूरी तरीके से दरक रहा है कि हिंदुओं को जाति में बांटो, मुसलमानों का जम के तुष्टीकरण करो, उनको उनमें कट्टरता फैलाओ और उनमें दंगा फैलाने की उनको पूरी छूट दो। जहां वो मन चाहे जमीन कब्जा कर ले, सरकारी हो या हिंदुओं की हो, और उसपे वो अपनी उसपे अपना मस्जिद, दरगाह, मजार, मदरसा खोल लें। हिंदुओं की महिलाओं से जो है के लिए वो गंभीर सुरक्षा का कारण बन जाए, उसकी परवाह मत करो। 20% मुसलमान और बाकी हिंदुओं को जाति के घेरे में फंसा के ले आओ। तो ये मॉडल अब बंगाल में बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। अब और यही मॉडल बहुत हद तक गिर चुका है बिहार में। वो और बीजेपी ने यूपी में 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव जीता, 2019 का लोकसभा चुनाव जीता, 2022 का विधानसभा चुनाव जीता। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, जब 80 सीटों में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 6 मिली कांग्रेस को, और बीजेपी 33 सीटों पे सिमट गई। तो उससे इनको लगा कि हमारा जाति वाला जो फार्मूला है बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में फिर से कामयाब हो गया है। उनको लगा कि अब तो जो है हम मुख्यमंत्री बनने से हमें कोई रोक नहीं पाता। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट के अधीन 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीधे-सीधे 37 इंटू 5 का गुणा किया, कहा ये तो सीटें 200 के ऊपर हो रही है। और यूपी में असेंबली के लिए हमको केवल जो मिनिमम चाहिए सीटें बहुमत के लिए, वो चाहिए 203। तो सरकार तो हमारी बन गई। लेकिन उस तरीके से जून 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तेजी से बीजेपी ने सारा पासा पलटा है, मैं थोड़ा-सा ब्रीफ हिस्ट्री आज दिला दूँ। अक्टूबर 2024 में बीजेपी ने हरियाणा जीता, अब तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। नवंबर 2024 में बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव जीता, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। फरवरी 2025 में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता, बीजेपी की पिछले 3 चुनाव के को देखते हुए बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। पिछले वर्ष नवंबर में बीजेपी ने बिहार जीता, अब तक की बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। और अब की बार जो अभी मई 26 में जो बंगाल और असम जीता है, तो उससे ये अब इनका जो है भ्रम दूर हो गया कि बीजेपी कमजोर हो गई है, उसका केंद्र में बहुमत नहीं है, नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं। और आज तो राहुल गांधी ने कह दिया कि ये सरकार 1 साल में गिर जाएगी। तो सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हाइपर एक्टिव है। लेकिन अगर सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल पे और ट्विटर या एक्स पे रोज 1000 पोस्टें डालने से अगर अगर लगता है उनको कि जनमत बदल जाएगा और उनके पक्ष में हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा, तो भाई उनको बहुत-बहुत बधाई। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबरें आपने देखी हैं, वो तो फिर केवल ये बता रही हैं कि अब अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, वो सिमट रहे हैं। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के ऊपर अटैक किस मामले में किया जाए। अब जो आज का ताजा मुद्दा है, बिजली का संकट। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बिजली का कोई संकट है यूपी में। ये संकट केवल इसलिए है, अ, अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, इवन इफ आई कंसीड कि संकट है, तो इस समय जो बिजली की डिमांड है वो अपने पीक पे चल रही है, 32,000 मेगावाट। और ये डिमांड इसलिए चल रही है कि इस समय पीक की हीट वेव चल रही है। और जो लोग मौसम विज्ञान की जो भारतीय परंपरा को जानते हैं, एक 9 दिन का काल होता है नौतपा, जो आज शुरू हुआ है। और ये नौतपा चलेगा, 9 दिन खूब तपेगा, तो ये 2 जून तक रहेगा। और जैसे ही नौतपा के बाद प्री मानसून शावर, अ अ अ, बरसात का मौसम शुरू होने के पहले की जो वर्षा होती है, अगर मानसून टाइम पे केरल में आ गया, तो उसके 1 हफ्ते के अंदर बारिश यहाँ भी आ जाती है। जैसे ही प्री मानसून शावर होगा, ये डिमांड घट जाएगी कम से कम 10,000 मेगावाट, तो ये संकट दूर हो जाएगा। और पिछले 9 सालों में अगर मैं योगी आदित्यनाथ सरकार की अगर मुख्य उपलब्धियों को गिनाऊँ,
तो लॉ एंड ऑर्डर के बाद बिजली है और तीसरा है गन्ना किसान और चौथा है ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर आपका अगर संतुष्ट है सरकार से, यदि उसको शिकायत नहीं है, पावर को लेकर के लोग अगर संतुष्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके संतुष्ट हैं, तो इस सरकार से आप लड़ेंगे किस मुद्दे के ऊपर? क्या आरोप लगाएँगे? आज जो आप ये संकट तात्कालिक है, हीट वेव की वजह से है और जैसे ही प्री मानसून शावर होगी, ये संकट हवा हो जाएगा, बस ये देख लीजिएगा। और संकट अगर है भी, तो केवल बड़े शहरों में है, जहाँ पे बहुत हेवी डिमांड रहती है। किसी भी जिला मुख्यालय में बिजली का संकट नहीं है, किसी तहसीलों में जो भी उनका जो घंटे निर्धारित है 18 से 20 घंटे, उतनी बिजली उनको मिल रही है। लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में अगर कोई संकट है, तो वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन फेल्योर है। वो ग्रिड से बिजली नहीं काटी जा रही है। ग्रिड में बिजली है, वो लोकल ट्रांसफार्मर की फॉल्ट है, लोकल 33/11 केवी सबस्टेशन की फॉल्ट है, लोकल 11 केवी सबस्टेशन की केबल की फॉल्ट है, या जो एबीसी कंडक्टर्स हैं, एरियल बंच कंडक्टर की फॉल्ट है, कहीं उनमें आग लग रही है, तो ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉल्ट है। इसका जो भी संकट है, उसका कारण बिजली की कमी नहीं है। आज ही अखिलेश यादव ने व्यंग किया है कि जो बीजेपी के विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, वो अपने टिकट की अर्जी भेज रहे हैं। अरे भाई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ये दायित्व होता है कि जनता की समस्याओं में के बीच में वो खड़ा रहे, सरकार और समाज के बीच में सेतु का काम करे, सरकार को बताए, मुख्यमंत्री को बताए कि सर जनता को हमारी ये संकट झेलना पड़ रहा है, सरकार को तुरंत ये कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनकी बेसिक ड्यूटी है। ये वो कर रहे हैं, कोई भी विधायक करेगा, किसी भी दल का करेगा। तो उसका भी जो मजाक उड़ा रहे हैं, उसका सीधा अर्थ ये है कि अब विकल्प कोई मुद्दा नहीं बचा है कि किस मुद्दे पे सरकार को घेरे। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, मतलब उन्होंने साइकिल छोड़ दी है क्या? साइकिल तो हमारी चुनाव चिन्ह है, साइकिल तो इलेक्शन सिंबल है ही, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन भैया हम नेता हैं, समाजवादी हैं, 5 स्टार नेता हैं। इसका मतलब साइकिल चुनाव चिन्ह होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम साइकिल पे चलेंगे और जिस साइकिल पे वो चलते हैं, वो साइकिल भी 5 लाख रुपए की आती है और यहाँ की है भी नहीं, वो जर्मनी की है। अब जैसे आरजेडी के नेता हैं लालू यादव जी या उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं कि वो अपने घर में शाम के समय सूर्यास्त के बाद क्या वो लालटेन का इस्तेमाल करेंगे? उनके घर में भी एसी लगे हुए हैं, उनके घर में भी जो है लाइट लगी हुई है एलईडी की। इलेक्शन सिंबल तो जनता को दिखाने के लिए होता है, अपने लिए थोड़ी होता है। लेकिन आपने बंगाल का जिक्र किया। बंगाल में सड़क पर लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, एक पूरी टीम थी। अब अखिलेश यादव तो हाई कमान है अपनी पार्टी में, तो हाई कमान सड़कों पर जाकर के थोड़ा लाठियां खाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के पुलिस दल की। तो हाई कमान हैं तो फिर वो हाई कमान की तरह ही बिहेव करेंगे। अप्रैल के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे महीने बंगाल में रहे और वो पूरे महीने एसी कमरे में नहीं रहे। वो दिन भर पूरे बंगाल का दौरा करते थे, हेलीकॉप्टर से भी करते थे और बाय रोड भी करते थे। और आपको मालूम है कि आपके पास कितनी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, गर्मी के महीने में हाईवे पे, सड़क पे, कार पे चलना और इलेक्शन में चलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 6 लेन के हाईवे पे चलेंगे। इलेक्शन में चलने का मतलब होता है आप गाँव की गलियों में भी जाएँगे, छोटे-छोटे कस्बों में भी जाएँगे, जहाँ पे एसी गाड़ी, बड़ी वाली लंबी गाड़ी जा नहीं सकती। तो अब अमित शाह जो हैं क्या क्या आप समझते हैं बहुत छोटे नेता हैं बीजेपी के? वो जो है ऐसा असेंबली सीट नहीं है पूरे बंगाल में, जहाँ अमित शाह ने मिनिमम 2 बार दौरा ना किया हो। इलेक्शन का काम बहुत कठिन काम होता है, जनता के बीच में जाना। और इलेक्शन का काम केवल अपने बारे में बताना नहीं होता है, इलेक्शन का काम होता है जनता का विश्वास अर्जित करना, कि हम आपके संकट के साथी बनेंगे और आपको इन समस्याओं से निदान हम दिलाएँगे। ये केवल नहीं है कि आप गए गाँव में, कस्बे में, बड़े शहर में 2000, 20,000, 50,000 लोगों की आपने भीड़ इकट्ठा की और उनको आपने लिखा जो है एक जो है स्टैंडर्ड एक भाषण दिया और वर्तमान सरकार को कोसा।
अपने को महान बताया, चले आए। जनता से सीधा संवाद करना होता है, जनता के हृदय में उतरना होता है, जनता की आँखों में आँखें डाल के बात करना होता है, ताकि लोग आप पे भरोसा कर सकें। और ये भरोसा जीतने के लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात और हीट वेव और लू का कोई नेता ध्यान नहीं करता। फिर उसके सामने एक ही होता है उद्देश्य कि इलेक्शन को जीतना है। और इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई अपनी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ानी है, जनता का विश्वास जीतना है। यही नेता की यही किसी नेता की, दल की, संगठन की असली पूंजी होती है। ये बात जिस दिन राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को समझ में आ जाएगी, तब ये बीजेपी से लड़ने के योग्य बनेंगे। जनता का विश्वास, केवल केवल वोट काफ़ी नहीं है। अगर विश्वास नहीं है, एक बार वोट मिल जाएगा, अगली बार नहीं मिलेगा। तो वोट मिलता है विश्वास के आधार पर। इसके लिए अखिलेश यादव बताइए क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और मैं आपको छोटा-सा ब्यौरा दे रहा हूँ। मेरे सामने ये मैंने निकाल के रखा है कि आपका जो ये जो है मैं अगर अगर कहूँ कि ये यहाँ पे जो है ये जैसे 2012 में भारतीय जनता पार्टी, ये जो इलाका है कहाँ चला गया, हाँ, जैसे आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, ये 6 मंडल हैं। 26 जिले हैं, 126 सीटें हैं। सेंट्रल यूपी है, यहाँ पे 4 मंडल हैं, 21 जिले हैं, 118 सीटें हैं। बुंदेलखंड में 2 मंडल हैं, झांसी और चित्रकूट, 7 जिले हैं, 19 सीटें हैं। पूर्वांचल में 6 मंडल हैं, 21 जिले हैं, 130 सीटें हैं। अब मुझे बताइए कि अगले 2027 में सहारनपुर में, मुरादाबाद में, मेरठ में, अलीगढ़ में, आगरा में, बरेली में समाजवादी पार्टी कहाँ है? जब उसके साथ ना तो राष्ट्रीय लोकदल है, ना जाट वोट उसके साथ है, और ना ही कोई अन्य छोटी पार्टी जो महान दल थी, आपके बदायूं की और बरेली में सक्रिय थी, वो कहाँ है? इनके पास जो कुछ भी ताकत बची है, वो प्रयागराज में है, बस्ती में है, आजमगढ़ में है, गोरखपुर में है, मिर्जापुर में, वाराणसी में, 21 जिलों में, 130 सीटों में है। और पिछले 2022 में समाजवादी के पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे। समाजवादी पार्टी के साथ जो आपका जो डॉन है मुख्तार अंसारी, जो मर गया, उसका बेटा, उसकी पार्टी वो भी थी, जो कि इस समय मऊ से विधायक है। हालांकि वो राजभर की पार्टी से विधायक के सिंबल पे लड़ा था, लेकिन वो है अखिलेश यादव के साथ। तो ये जो स्थिति है यूपी की। और अगर पिछले चुनाव का बात करें तो ये लोकसभा चुनाव में पिछले जो है जो समाजवादी पार्टी ने सीटें लड़ी थी 62, जीती थी 37। कांग्रेस ने लड़ी थी 17, जीती थी 6। और बीजेपी ने लड़ी थी 75 और जीती थी 33। आरएलडी 2 लड़ी, दोनों जीत गई। तो कुल मिलाकर और जो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर था, वो था करीब 33.59, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर था करीब 41.37। तो समाजवादी पार्टी मुझे केवल ये बताए कि जो उसके पास 2022 में जो 3 गठबंधन जो उसके पार्टनर थे, अब की बार तीनों नहीं है। 2024 में उसका कांग्रेस से गठबंधन था, अब की वो भी खटाई में लग रहा है। तो वो अपना वोट शेयर कैसे बढ़ाएगी? दूसरी बात, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, बहुजन समाज पार्टी का मेरठ मंडल में बहुत जोर है। दलित और मुस्लिम वोट उसका अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मैं नहीं जानता कि उनकी सीटें कितनी जीतेगी, कितनी हारेगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 5 जिले हैं, जो 5 मंडल हैं, अगर इनमें वो दमदारी से चुनाव लड़ जाती है, जहाँ पे 121 सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास क्या स्ट्रैटेजी है उससे लड़ने की? 26 जिले हैं, 126 सीटें हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली में। और ये बीएसपी का कोर एरिया है।
समाजवादी पार्टी के पास क्या स्ट्रेटजी मुझे बताइए? क्यों वहां का जो जाटो वोट समाजवादी पार्टी को वोट देगा? वहां का जाट क्यों समाजवादी पार्टी को वोट देगा अकेले? यादव, और इन 6 मंडलों में 26 जिलों में यादव आबादी केवल बरेली में है बस। तो कोर वोट बैंक कहाँ है? और अगर इनको भरोसा है कि सारा मुसलमान उनको वोट देगा, तो बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों की वोट की बहुत बड़ी दावेदार है। कांग्रेस से इनका अगर गठबंधन हो जाता है तो वो भी दावेदार है। और सबसे बड़ा जो परेशानी है समाजवादी पार्टी की, वो है ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नेता है, वो आपका सादुद्दीन ओवैसी, अगर उसके कैंडिडेट अगर इन 26 जिलों की सीटों, इन 26 जिलों की 126 सीटों पे लड़ गए, तो अगर वो 5-5 हजार वोट भी अगर मुसलमानों का काट ले गए, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? समाजवादी पार्टी का होगा। तो इस समय समाजवादी पार्टी के सामने सरकार बनाना नहीं, अपना अस्तित्व बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है देखिए 2027 में। और योगी आदित्यनाथ सरकार के पास अपनी उपलब्धियों का, जो उन्होंने लोगों को डिलीवर किया है, उसका बहुत ठोस अपना रिपोर्ट कार्ड है सरकार के पास कहने को। और आप तो उस इलाके में रहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे बड़ी राहत है जो इस्लामी जिहाद जो सबसे बड़ा खतरा था वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और आम आदमी के जीवन के लिए, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, शामली हो, सब जगह वहां लोगों को शांति मिली है। अब वो चैन से जी सकते हैं, लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, महिलाएं सब जो है पब्लिक प्लेसेस में जा सकती हैं बिना किसी खतरे के और या बिना किसी डर भय के। तो ये जो परिवर्तन आया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेश में, इसके बारे में क्या बताएंगे अखिलेश यादव को, जनता को, कि आप उनको वोट ना दीजिए, आप हमको वोट देखिए दीजिए? आपने ऐसा क्या आपने चमत्कार किया 10 साल में? आपने बताया कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव हैं, ये मान करके चल रहे हैं कि 2024 में जो इनको 37 सीटें मिली हैं, उसके हिसाब हम्म, से इनको समाजवादी पार्टी को विधानसभा क्षेत्र अगर लगाएं तो 200 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। हम्म, तो हम्म, ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव क्यों पसीना बहाएं, क्या जरूरत है? और इसी तरीके से राहुल गांधी को भी लगता है कि 52 सीटों से सीधे 99 सीटों पर हम पहुंच गए। अब देखिए 99 सीटें आने के बाद किस तरीके से विक्ट्री का साइन बना रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी। तो इन लोगों को मेहनत करने की जरूरत क्या है, जब इनको पता है कि बिना कुछ खास किए उनको तो 99 लोकसभा सीटें मिल गई और उत्तर प्रदेश में इनको 37 सीटें मिल गई जो मल्टीप्लाई होती हैं 200 से ज्यादा सीटों पर। हाँ। तो जो राहुल गांधी का सोच है वही सोच अखिलेश यादव का है। सरकार के खिलाफ रोज कोई ना कोई एक षड्यंत्र करो। अब जैसे आजकल कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कॉकरोच और कांग्रेस दोनों पार्टियों का पहला शब्द तो सी होता है। कि कांग्रेस भी सी से शुरू होती है और कॉकरोच भी सी से शुरू होता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, होम मिनिस्टर के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गद्दार कहा, और उसके बाद अजय राय ने तो बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग किया, जो यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। तो और मैं इस बात को बताऊंगा, अंग्रेजी में हर आदमी समझ जाएगा। अमेरिका में जब नेता अपने विरोधी को गाली बकता है, तो उसको वहां कहते हैं पॉटी माउथ पॉलिटिक्स। अब इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, पॉटी माउथ पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अगर राहुल गांधी अगर पॉटी माउथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो पीएम मोदी पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं डरे हुए, उनका डर बाहर आ रहा है, जो उनका हाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुआ है। कि जो बीजेपी की क्षमता है मतदाता से सीधा संपर्क साधने की, लगातार चुनाव के 1 साल पहले मतदाता के संपर्क में बने रहने की जो बीजेपी की क्षमता है, उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती, ये उन्होंने मान लिया है। और जब बीजेपी ने इसी स्ट्रेटजी के बल पर हरियाणा जीता,
महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, असम जीता, बंगाल जीता। और तो क्या कारण है कि वो इसी स्ट्रैटेजी पर उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेंगे? क्योंकि बीजेपी में एक बात बहुत बड़ी स्पष्ट है, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी हर इलेक्शन को उतनी निष्ठा, सक्रियता से लड़ती है, जैसे कोई चुनाव होता है। चुनाव कभी भी बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए हर वोटर, वोटर है और कांग्रेस के लिए वोटर या तो मुसलमान है, या दलित है, या माइनॉरिटी है, या पीड़ित है, या शोषित है। समाजवादी पार्टी के लिए वोटर माने पीडीए है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है। बीजेपी के लिए केवल वोटर है। वो ना वो और हालाँकि उसके विरोधी बताएँगे कि बीजेपी के असली वोटर हिंदू है, वो तो सबके पास जाते हैं। वोट दे चाहे ना दे। अब अगर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो इसमें बीजेपी क्या क्या कमी है? क्या उन्होंने अपना कोई प्रयास छोड़ा था क्या? उन्होंने प्रयास किया, आपसे संपर्क साधा, आपको बताया कि हम आपके साथ हैं, जैसे जैसे समाज के किसी अन्य वर्ग के साथ हैं, वोट नहीं दिया। तो मतदाता से सघन संपर्क करना, ये चुनाव लड़ने का सबसे सशक्त पार्ट है बीजेपी के इलेक्शन में। कैंपेन उसका एक हिस्सा है, लेकिन कैंपेन सब कुछ नहीं है। नेताओं का प्रचार का भाषण करना, बड़ी-बड़ी सभाएँ करना से इलेक्शन नहीं जीता जाता। ज मतदाता से सीधा संपर्क, मतदाता के मन में जो भी सुरक्षा की जो भावनाएँ हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनको आप कैसे समाधान करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये काम बीजेपी ने बंगाल में भी किया, अन्य राज्यों में भी किया और यूपी में वो काम 10 साल से कर रहे हैं। तो क्या लेकिन समाजवादी पार्टी के पास का कोई विकल्प है? भट्ट साहब, कांग्रेस तो जी। उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सीरियस है। सुनते हैं मायावती से भी संपर्क स्थापित कर रही है कांग्रेस। आपको आवाज आ रही है? हाँ, 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 बिल्कुल आ रही है। तो ये मायावती से भी संपर्क स्थापित कर रही है कांग्रेस पार्टी? सर देखिए ऐसा है ये ये केवल कांग्रेस के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि बीएसपी से भी बात करो और इन लोगों ने जो है बाकायदा बीएसपी कार्यालय में संपर्क करके बहन जी से टाइम लिया था, लेकिन बहन जी ने मिलने से मना कर दिया और उसकी वजह ये है कि बहन जी का स्तर ये नहीं है कि वो एक कांग्रेस के एमपी से मिलेंगी, आपके तरुण पुनिया से। बहन जी से अगर कांग्रेस को बात करनी है, तो राहुल गांधी को स्वयं आना होगा लखनऊ। अब यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की ये हैसियत नहीं है कि वो बहन जी के सामने बैठ के बात करेगा चुनाव के संबंध में। वो केवल बात करेंगी या तो राहुल गांधी हों, खड़गे हों, सोनिया गांधी हों। ये 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 कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है भाई? या या जो उनका एससी-एसटी प्रकोष्ठ का नेता है राजेंद्र गौतम, वो कौन होता है? बहन जी का स्टेटस ये नहीं है कि वो क्षेत्रीय नेताओं से मिलेंगी, तो इसलिए वो नहीं मिली और इससे कांग्रेस को मिला तो कुछ नहीं, बल्कि अखिलेश और नाराज़ हो गया। वो कह रहा है कि भैया सीट की बात मत करो, जीत की बात करो और अखिलेश में एक परिवर्तन और आया है। कल उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जो है, वो भारत का सांस्कृतिक संविधान है। अब अब उनको रामचरितमानस अच्छी लगने लगी है और आज से पहले जो उनके नेता हैं, वो रामचरितमानस को जला रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य। अब उनको लग रहा है कि रामचरितमानस जो है, भारत का सांस्कृतिक संविधान लग रहा है उनको। ये उनके अंदर परिवर्तन आया है। अभी तो तो आप अब जरा 5 साल रुक जाइए, ये सब राम धुन गाते हुए कीर्तन मंडली की तरह गलियों में आपको भगवा अपना पटका गले में डालते हुए, राम नाम का दुपट्टा डालते हुए, आपको भजन कीर्तन मंडली मंडली की तरह घूमते हुए मिल जाएँगे। अरे सर, समाजवादी पार्टी कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ होगा और आपको जो है आपको निमंत्रण दिया जाएगा और फिर वहाँ पे आपको जो है मेवे के लड्डू दिए जाएँगे। आप आए, बड़ी कृपा की आपने प्रसाद में मेवे के लड्डू ग्रहण कीजिए। जी, ये होगा अभी देखते रहिए आप। क्योंकि जो बीजेपी ने जो धरातल पे जो 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 संघ जो
परिश्रम किया है, वो परिश्रम करने की क्षमता आज भारत में किसी भी दल में नहीं है। आप जाति के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मज़हब के नाम पर मुसलमानों को भड़का करके वोट ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल फॉर विनिंग इलेक्शंस ये हिंदुओं के खिलाफ घृणा खड़ी करके आप कोई ऐसा विनिंग मॉडल नहीं खड़ा कर सकते। आप बीजेपी के ऊपर जितने आरोप लगा लो कि ये घृणा फैलाते हैं, लेकिन आप कोई ठोस उदाहरण आज तक नहीं दे पाए कि बीजेपी ने कौन-सी घृणा फैलाई भाई। अगर राम जन्मभूमि पे अगर विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि ये हमारी प्राचीन विरासत है और धार जिले की जो भोजशाला में जो संस्कृत पाठशाला थी, विश्वविद्यालय था, उसपे 1000 साल पहले कब्जा करके खिलजी ने अगर मस्जिद बना ली और वो हमने लड़ाई जीत ली उच्च न्यायालय के ज़रिए, इसमें घृणा कहाँ है? जो हमारा है वो हमको वापस दे दो और बाकी जैसे जीवन आपका जी रहे हो वैसे आप रहो। आपका मज़हबी आचरण क्या होना चाहिए, ये आप तय करो जो आपकी मज़हबी किताब कहती है। सरकार से क्या मतलब भाई? योगी जी ने साफ-साफ कहा है यूपी असेंबली में कि संभल में जो हमारा है वो हमें वापस चाहिए, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। इसमें कौन-सी बात आपत्तिजनक है कोई बताए ज़रा? बिल्कुल सही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप जुड़े, इतना समय आपने निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार। थैंक नमस्कार।